चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में फर्स्ट चैप्टर उसकी एक्सरसाइज समझे। जो टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सरसाइज दी गई है ना, उसके सब क्वेश्चंस वगैरह समझे हम लोग। स्टेट में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें थियरी तो हमने पूरी समझी। इसमें हमने स्टेटिस्टिक स्टार्ट किया था और उसके रिगार्डिंग पूरी थियरी हमने समझी थी। सबसे पहले हमने समझा था ना कि भाई स्टेटिस्टिक एक्चुअली क्या है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि जिसके अंदर ये 3 स्टेप आते हो, मतलब वो स्टेटिस्टिक की एक्टिविटी कहलाती है। कि जिसमें डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड उसको क्लासिफाइड करना, उसको अरेंज करना प्रॉपर, और थर्ड उस डेटा को एनालाइज करना या इंटरप्रेट करना, उसमें से कुछ रिजल्ट बनाना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें डेटा के ऊपर ये 3 चीजें की जाती है, तो मतलब समझो वो स्टेटिस्टिकल एक्टिविटी हो रही है। हमने समझा था ना पूरे चैप्टर में। इसके अलावा डेटा के बारे में भी हमने समझा था कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। पॉपुलेशन एंड सैंपल डेटा भी समझा हमने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा भी समझा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की अलग अलग मेथड भी समझी। चैप्टर में ये सब पॉइंट हमने धीरे धीरे समझे थे। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज समझेंगे, जो फाइनल एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में दी गई है उसे अब हम लोग समझे। और उसके अंदर आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन ए, बी और सी, वो 3 चीजें समझेंगे। सेक्शन डी और ई के जो क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा, और टेक्स्ट बुक साथ में रखना। सबसे पहले हम सेक्शन ए समझे। जो हमारा सेक्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज दिए गए हैं ना, तो एमसीक्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वन सेंटेंस सेक्शन बी लिखा हुआ है। एमसीक्यू लिखे नहीं है तो आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखो। मैं टेक्स्ट बुक में से आपको एमसीक्यूज और उसके आंसर भी बता रहा हूँ, पक्का ना? तो चलो देखो, हम लोग एमसीक्यू समझे। तो जैसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है कि हु यूज्ड द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। कि ये जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक ये पहली बार किसने यूज किया था, कौन थे वो जर्मन स्टैटिस्टिक पर्सन? तो वो कौन थे? तो जॉन गैरंड, विलियम पैटी, गॉटफ्राइड एच एन वॉल के गॉस। कौन थे? तो उसमें ऑप्शन सी आएगा कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक ये सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्राइड एच एन वॉल ने। ऑप्शन सी, बराबर, ध्यान में रखना बेटा। फिर सेकंड दिया हुआ है, हु वाज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इनिशियल रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी अमंग द फॉलोइंग। कि भाई इनिशियल रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी मतलब जो प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे, तो वो स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताने वाले सबसे पहले जायंट, जायंट मतलब कहलाते हैं कि भाई ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट पर्सन, वो कौन माने जाते हैं कि जिन्होंने जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में इनिशियल थियरी, स्टार्टिंग की थियरी उन्होंने बताई थी। तो वो कौन थे पहले पर्सन? तो जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई जॉन ग्रैंड, लेपेस, फिशर के जे नेमिन। तो कौन थे? ऑप्शन बी आएगा, लेपेस। लेपेस वो थे कि जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, मतलब बेसिक थियरी उन्होंने बताई थी वैसे। तो थर्ड ऑप्शन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक फॉर्मूला वाइज कहो कि स्टैटिस्टिक काउंट करना, ठीक है ना, एक प्रॉपर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक वो किसने शुरू किया था, कौन थे उसके फाउंडर? तो जैसे ऑप्शन है ना, कार्ल पियर्सन, लेपेस, महालनोबिस, गॉसेट, कौन? तो इसमें कार्ल पियर्सन। कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक एक फॉर्मूला वाइज स्टैटिस्टिक फाइंड करना, तो वो जो है कार्ल पियर्सन थे। आप लोग जब टेक्स्ट बुक में पूरा पढ़ोगे ना, आगे के चैप्टर्स देखोगे, तो उसमें ऑलमोस्ट फॉर्मूला कार्ल पियर्सन की ही आती है। वही थे जिन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया। फिर फोर्थ एमसीक्यू है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा। इसमें से कौन सा प्राइमरी डेटा है वो हमें बताना है। प्राइमरी डेटा मतलब भाई ऐसा डेटा जो कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी पर्सन है, वो पहली बार ढूंढने जा रहा है, खुद ढूंढने जा रहा है, वो प्राइमरी डेटा है। किसी और का डेटा, किसी और ने वो डेटा ढूंढा हुआ है और हम लोग उसे रीयूज कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। हम खुद फाइंड कर रहे हैं, पहली बार फाइंड कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसमें से बताना है कि भाई कौन सा प्राइमरी डेटा है। जैसे पहला ऑप्शन है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में से डेटा निकालना है, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। म्युनिसिपैलिटी का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, उसमें से हम डेटा ले रहे हैं, तो ये तो सेकेंडरी हो जाता है। सेकंड, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पब्लिश्ड जर्नल ऑफ एन इंडस्ट्री। कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उनकी जर्नल है, जर्नल मतलब उनकी बुक्स हैं, उन बुक्स में से हम डेटा ले रहे हैं, तो ये भी सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि बुक्स में ऑलरेडी डेटा है, वही डेटा हम लोग रीयूज कर रहे हैं, तो ये भी सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा।
या थर्ड है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेबसाइट, आप वेबसाइट से कोई डेटा ले रहे हो तो ये भी सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वेबसाइट पे ऑलरेडी डेटा है, जिन्होंने वेबसाइट बनाई होगी उसने डेटा कलेक्ट करके रखा ही है, हम वो रीयूज कर रहे हैं, ये भी सेकेंडरी है। एंड फोर्थ है डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ ये प्राइमरी डेटा है कि एनएसएसओ जब खुद डेटा कलेक्ट करने जाती है तो वो फर्स्ट टाइम खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये प्राइमरी डेटा है। अगर एनएसएसओ का डेटा हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। एनएसएसओ के लिए यहाँ दिया है ना बाय एनएसएसओ, उसके लिए ये प्राइमरी डेटा कहलाएगा, बराबर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, ध्यान देना उसमें। फिर फिफ्थ में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, कि क्वालिटेटिव डेटा बताना है। तो क्वालिटेटिव मतलब क्या कहते हैं पता है, डेटा दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होता है कि जो क्वांटिटी में नंबर्स में लिखा जाता है वो डेटा वो, और जो डेटा नंबर में नहीं लिखा जाता है उसे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अरे बात ध्यान, किसी की एज लिखनी हो तो वो नंबर में लिखी जाती है, उसे हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। लेकिन अगर किसी का जेंडर लिख रहे हैं मेल या फीमेल तो ये नंबर में नहीं लिखा जाता, ये वर्ड्स में लिखा जाता है, वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है, इनकम कैटेगरी, हाँ इनकम कैटेगरी जो है वो क्वालिटेटिव आएगा, पहला ही है इनकम की कैटेगरी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि भाई पुअर है, रिच है, मिडिल क्लास है, उसके हिसाब से इनकम की कैटेगरी बनेगी, बराबर। तो वो कैटेगरी लिखनी है हमें, इनकम नहीं लिखनी, इनकम की कैटेगरी लिखनी है, ये क्वालिटेटिव है। सेकंड जैसे ऑप्शन है प्रोडक्शन इन टन्स, लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन टन में कितना हो रहा है, तो टन मतलब तो हम नंबर में ही लिखेंगे ना उसे, वो तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। थर्ड है एज ऑफ वर्कर इन ईयर्स, वर्कर्स की एज लिखनी है ईयर्स में, मतलब वो भी नंबर में लिखी जाएगी, क्वांटिटेटिव। फोर्थ ऑप्शन है हाइट ऑफ पर्सन इन मीटर, पर्सन की हाइट लिखनी है मीटर में, कितने मीटर हैं, तो ये भी नंबर में होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर में आएंगे। पहला ऑप्शन है कि इनकम की कैटेगरी, सपोज रिच, पुअर, मिडिल क्लास, ये कैटेगरीज अगर एक एग्जांपल से बताएं तो ये वर्ड्स में लिखी जाएगी, ये क्वालिटेटिव डेटा होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा चीजों को। फिर सिक्स्थ वाला ऑप्शन है, फिफ्थ में ए ऑप्शन आएगा, टिक कर लेना। फिर सिक्स्थ वाला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेकेंडरी डेटा, अब इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी बताया ना, जो ऑलरेडी किसी ने यूज किया है हम उसे यूज कर रहे हैं, री यूज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी कहलाता है, तो अच्छा सॉरी सेकेंडरी के कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी एग्जांपल नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कौन सा सेकेंडरी डेटा के लिए सही बात है। ऑप्शन ए है शुड नेवर बी यूज्ड, भाई सेकेंडरी डेटा कभी यूज नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत है, यूज तो करना चाहिए ना यार, कैसे चलेगा। सेकंड यूज आफ्टर केयरफुल वेरिफिकेशन, ये करेक्ट है कि सेकेंडरी डेटा केयरफुल वेरिफिकेशन के बाद यूज करना चाहिए, क्योंकि चेक करना चाहिए कि जिसने डेटा कलेक्ट किया है हम उससे रीयूज कर रहे हैं, तो वो जो डेटा उसने कलेक्ट किया वो बरोबर किया है, वो प्रॉपर वेरीफाई करना चाहिए, फिर डेटा कलेक्ट करना चाहिए हमें। नंबर 3, इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक व्हाइल यूजिंग इट, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाई उसको यूज करते वक्त चेक करने की जरूरत नहीं है, तो गलत भाई, सेकेंडरी डेटा चेक करके यूज करना चाहिए। एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी डेटा इटसेल्फ इज अ प्राइमरी डेटा, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता कि सेकेंडरी डेटा ही प्राइमरी डेटा कहलाता है, ये ऐसा थोड़ी होता है यार, सेकेंडरी डेटा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा कि यूज आफ्टर केयरफुल वेरिफिकेशन। फिर सेवंथ ऑप्शन है उसमें, मतलब सेवंथ वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी डेटा, अब यहाँ प्राइमरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और उनमें से कौन सी बात सही है वो बताना है। पहला है प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा, करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा, सही बात, इस सेकेंडरी डेटा के कंपेयर में प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल है, उसमें हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, सही बात है। सेकंड ऑप्शन में देखें कि प्राइमरी डेटा इज लेस रिलायबल कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा, गलत बात है, प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल है, लेस रिलायबल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी डेटा डिपेंड ऑन वेदर द डेटा इज कलेक्टेड केयरफुली और नॉट, कि प्राइमरी डेटा उस पर डिपेंड है कि हम डेटा बरोबर कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं, नहीं सेकेंडरी डेटा इस पे डिपेंड होता है कि हम केयरफुली डेटा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं।
प्राइमरी डेटा तो ऑलमोस्ट केयरफुली ही होता है, वो भी ऑप्शन नहीं। इन डी ऑप्शन है कि प्राइमरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, गवर्नमेंट से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो तो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही डेटा कलेक्ट किया है, हम रीयूज कर रहे हैं, वो तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा भाई, बराबर, ध्यान में रखना बेटा। फिर 8th वाला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये भी 4 बातें दी गई है, कौन सा सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है द डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी मे बी मोर एक्यूरेट। डायरेक्ट इंक्वायरी, पता है ना, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की अलग अलग मेथड आती है। डायरेक्ट इंक्वायरी जिसमें खुद डेटा हम कलेक्ट करने जाते हैं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई संस्था को जो है वो कह देते हैं कि तुम डेटा हमारे लिए कलेक्ट करो, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और थर्ड होता है मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज, कि क्वेश्चनरी फॉर्म लेकर या तो खुद जाते हैं या किसी को बोल देते हैं कि तुम फॉर्म भरवा के लाओ, है कि नहीं, तब उसके हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। पहला ऑप्शन है द डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी मे बी मोर एक्यूरेट। बात सही है कि जो डायरेक्ट इंक्वायरी होगी, कि अगर हम खुद डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो मोर एक्यूरेट, ज्यादा परफेक्ट मिलता है, क्योंकि खुद डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो हम सब चीजें संभाल के डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन ही इसमें तो करेक्ट है। सेकंड भी देखें ऑप्शन, द डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी मे बी लेस एक्यूरेट। नहीं, सही बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी हो रही है तो वो लेस एक्यूरेट नहीं, परफेक्ट एक्यूरेट ही कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन है द डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट इंक्वायरी मे नॉट बी रिलायबल, कि जो डायरेक्ट इंक्वायरी होगी वो रिलायबल नहीं होगा। नहीं, डायरेक्ट इंक्वायरी में हम खुद जा रहे हैं तो वो तो रिलायबल होगा ही ना, ठीक है ना, वो रिलायबल कैसे नहीं हो सकता। एंड फोर्थ ऑप्शन द डेटा ऑब्टेन थ्रू ईमेल इज नोन एज द डेटा ऑब्टेन बाय डायरेक्ट इंक्वायरी। अगर ईमेल से कोई डेटा मिल रहा है तो उसे हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट इंक्वायरी में हम खुद जा रहे हैं, मंगवा नहीं रहे हैं डेटा, हम डेटा खुद कलेक्ट करने जाते हैं। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए ही करेक्ट हुआ, कि डायरेक्ट इंक्वायरी ज्यादा रिलायबल, मोर एक्यूरेट कहलाती है, ठीक है। चलो फिर 9th वाला एमसीक्यू है कि which of the following is a proper method of getting supplementary information about the personal characteristic of respondents। कि कोई भी रिस्पोंडेंट्स मतलब कि जिससे हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, भाई हम कहीं गए और उस सामने वाले से डेटा ले रहे हैं तो सामने वाला जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। उस रिस्पोंडेंट से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन लेनी हो, सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी हो, कि भाई जो डेटा कलेक्ट करना है वो तो बरोबर ही है, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कहीं से मिलती हो, तो कौन सी मेथड बेस्ट कहलाती है कि जहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आसानी से मिल जाती है, बराबर। एमसीक्यू ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ गेटिंग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि रिस्पोंडेंट का जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो वो भी लेने के लिए कौन सी मेथड बेस्ट होती है? क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी और फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डायरेक्ट इंक्वायरी, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी हम खुद जाएंगे ना, तो जो डेटा चाहिए वो तो कलेक्ट करेंगे ही, कितनी बार हम खुद पर्सनली उससे अटैचमेंट लेकर और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बराबर। बाकी पोस्ट के थ्रू हमने भेजा तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। इनडायरेक्ट होगा कि किसी और को, संस्था को काम सौंप दिया, तुम जाओ, तो वो संस्था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाने का काम नहीं करेगी। डायरेक्ट इंक्वायरी जब हम खुद जाएंगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलेगी, बराबर। तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट इंक्वायरी इज द बेस्ट। और 10th वाला एमसीक्यू है उसमें कि which method will be costly when the number of respondents are more and spread over the large area। कि जब रिस्पोंडेंट्स मतलब जहां से रिस्पांस लेना है, जहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, वो अगर बड़े एरिया में हो, बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना हो, तो कौन सी मेथड इसमें कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है, कौन सी मेथड? तो क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी और बाय टेलीफोन, कौन सी मेथड कॉस्टली होगी? ऑफ कोर्स इसमें भी डायरेक्ट इंक्वायरी ही आएगा, कि डायरेक्ट इंक्वायरी खुद जाएं, और अगर डेटा बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो वो महंगा हो जाएगा, कि खुद एक एक के पास जो है वो कलेक्ट करने जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा।
उसमें पोस्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट या टेलीफोन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आसान हो जाता है, लेकिन खुद अगर बड़े एरिया में एक एक घर में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन सी आएगा, डायरेक्ट इंक्वायरी। वही की बात ध्यान, एमसीक्यू ध्यान आ रहे हैं ना, पक्का ना? हाँ, ध्यान से समझना बेटा। अब सेक्शन ए हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन वो देखा। अब सेक्शन बी देखें, आंसर इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस, उसमें ज्यादातर सब डेफिनेशंस हैं, तो वो ध्यान से समझना डेफिनेशन। अब आंसर इन वन सेंटेंस हम लोग समझे तो उनमें जैसे पहला क्वेश्चन है वो सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन किसने स्टार्ट किया था, किसने फाइंड किया था? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन? बाहर की कंट्रीज में जो है वो स्टैटिस्टिक के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बने, लेकिन इंडिया में जो पहली बार बना वो किसने फाइंड किया था? तो वो हमारे इंडियन स्टैटिस्टिकल के ग्रेट पर्सन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इंडिया के ग्रेट स्टैटिस्टिकल पर्सन कहलाते हैं। तो वो थे कि जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाइंड किया, बरोबर? ये नाम याद रखना बेटा। सेकंड है, डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बताओ। तो पॉपुलेशन क्या कहते हैं? जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं ना, पहले ऊपर से बता रहा हूँ, जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं और जहां से डेटा कलेक्ट करना हो वो सभी लोगों से अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन डेटा कहलाता है, वो पूरी पॉपुलेशन कहलाती है, बराबर? कि जैसे क्लास में बैठे हुए 50 बच्चे हैं और हम 50 बच्चों से सबसे पूछ रहे हैं कोई डेटा के लिए, सबसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये पूरी पॉपुलेशन डेटा होगा या पॉपुलेशन इंक्वायरी होगी, ये सबसे पूछ रहे हैं। और पॉपुलेशन के बाद आता है सैंपल। पहले ओरल बता रहा हूँ फिर इसमें देख लें। फिर सैंपल आता है। सैंपल उसे कहते हैं कि जब पूरी पॉपुलेशन सभी से ही जो है वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, कुछ कुछ उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करके कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सैंपल होता है। भाई 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 50 से ही नहीं पूछा हुआ है, 50 में से कोई 5 या 10 में से हमने इंफॉर्मेशन ली है, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। चैप्टर में समझा था ना हमने। तो प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे पॉपुलेशन की, अ सेट ऑफ ऑल द यूनिट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ऑल द यूनिट अंडर स्टडी, कि कोई चीज की स्टडी करनी है और सभी यूनिट सभी चीजों के साथ में स्टडी कर रहे हैं, सबसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। जैसा एग्जांपल है पॉपुलेशन सेंसस। पता है ना, जब सेंसस होता है हमारी कंट्री में तब उस वक्त जो है वो कंट्री के हर पर्सन की इंफॉर्मेशन ली जाती है, भले जो है वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, बराबर? तो वो हमारा पॉपुलेशन कहलाता है कि सेट ऑफ ऑल द यूनिट अंडर स्टडी, कि जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें सबके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो पॉपुलेशन। और उन्हीं के ही साथ आता है डिफाइन सैंपल। पता है ना, सैंपल भी, कि जब सबको नहीं स्टडी कर रहे, सबकी स्टडी, सबसे इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सैंपल है। कहते हैं अ सेट ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट हमने सिलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनिट क्राइटेरिया, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर, कि कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई ऐसे सैंपल सिलेक्ट करना है या इस तरह से सिलेक्ट करना है, कुछ कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के बेस पर पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट सिलेक्ट किए जाते हैं, तो उसे हम लोग सैंपल कहते हैं। A set of units selected from the population on the basis of some definite criterion is called sample। कि जैसे एग्जांपल वही बताया कि 50 बच्चे बैठे हुए और 50 में से कोई 5 को सिलेक्ट करना, बराबर? तो ये सैंपल कहलाता है। 50 से ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो पॉपुलेशन, उनमें से कोई 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल, बराबर? ध्यान रखना बेटा। फिर है कि डिफाइन क्वालिटेटिव डेटा। ये सब मेन डिफाइन ही है, सब डिफाइन बरोबर लिखना बेटा। डिफाइन क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जो बताया ना कि जैसे नंबर में नहीं लिखा जाता है, वर्ड्स में लिखा हुआ डेटा, वो क्वालिटेटिव डेटा है। कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। ये प्रॉपर डेफिनेशन। कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब वही कि भाई कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के बेस पर जब जो है वो कोई नॉन न्यूमेरिक डेटा मिलता हो या ऑब्जर्वेशन मिलता हो, नॉन न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि डेटा
which cannot be written in a numeric way, यानी न्यूमेरिकल वे, कि जिसको न्यूमेरिकल वे में मतलब नंबर्स में नहीं लिखा जाता हो, दैट डेटा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। बराबर, ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी सही है। और क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा कहता है जैसे नंबर में लिखा जाता हो, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अ न्यूमेरिक वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जो ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिक वेरिएबल में हो मतलब नंबर्स में लिखे जाते हो वो क्वांटिटेटिव है, जो एट्रीब्यूट में लिखे जाते हो मतलब नॉन न्यूमेरिक हो तो वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। बराबर ना, सेम डेफिनेशन दोनों में याद रखो, इजी रहेगा, सिर्फ ये वर्ड याद रखना कि भाई क्वालिटेटिव मतलब वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिक वेरिएबल। पक्का ना? हाँ, ध्यान रखना बेटा। फिर सिक्स्थ वाला है कि डिफाइन प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जैसे बताया ना, जो डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, कोई संस्था कोई पर्सन पहली बार और खुद कलेक्ट करने जा रहा है, तो प्राइमरी डेटा है। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। कि कोई भी डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी, कोई भी ऑथोराइज एजेंसी हो मतलब कोई संस्था है या कोई इन्वेस्टिगेटर कोई पर्सन है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान रखना। एंड डिफाइन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा भी वही कहते हैं कि व्हेन एन ऑथोराइज एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर यूज द डेटा कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब कोई संस्था या कोई इन्वेस्टिगेटर कोई और संस्था या इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया है उसको यूज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। बराबर ना, कि कोई भी पर्सन किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है उसको यूज किया जा रहा है तो वो सेकेंडरी कहलाता है। When an authorized agency or investigator use the data collected by other agency or investigator is called secondary data। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना भाई कि कैसे लिखनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो उसकी मेथड, टेक्स्ट में 3 मेथड है ना मेन, कि एक डायरेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी, खुद जाना कलेक्ट करने के लिए। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इंक्वायरी मतलब कोई और संस्था या पर्सन को सौंप देना कि तुम कलेक्ट कर लो। एंड मेथड ऑफ द क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरी मेथड कहलाती है कि भाई फॉर्म लेकर या तो खुद जाना है या किसी और को भेजना। अरे बात ध्यान, ठीक है ना, ये प्राइमरी डेटा के मेथड्स हैं, तीनों मेथड याद रखना भाई। तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन जो 1 सेंटेंस है उसे भी अच्छी तरह से नोट कर लो, सब डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह से नोट कर लो। यहाँ पर जो सेक्शन सी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग समझ लें। देखो फिर उसके बाद जैसे सेक्शन सी है, आंसर द फॉलोइंग। अब सेक्शन सी आपको ज्यादातर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है वो 2 मार्क के नहीं, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सेक्शन सी में जो भी 1 to 6 तक के क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस सब डेफिनेशन ही है, ठीक है ना, सिर्फ डेफिनेशन हमें बतानी है। तो वो डेफिनेशन 2 मार्क्स में ज्यादातर नहीं पूछते स्कूल में, वो 1 मार्क में ही पूछी जाएगी, या तो 2 मार्क में 2 डेफिनेशन साथ में पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि सेक्शन सी आंसर द फॉलोइंग समझो, उनमें भी सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं तो ध्यान से नोट करना। जैसे सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड काउडन। क्रॉक्सटन एंड काउडन जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने स्टैटिस्टिक की क्या डेफिनेशन दी थी, उन्होंने क्या बताया था स्टैटिस्टिक के बारे में, तो रियल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन वो इन दोनों की ही मानी जाती है। क्या कहा था उन्होंने डेफिनेशन में, तो उन्होंने कहा था कि स्टैटिस्टिक इज अ साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of numeric data। स्टैटिस्टिक एक साइंस है which deals with the, जो डील करता है मतलब जो काम करता है किसके लिए, for the with the collection, के डेटा को कलेक्ट करना, एनालिसिस डेटा को एनालाइज करना, उसको अरेंज करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, एंड इंटरप्रिटेशन कि डेटा पर से कुछ रिजल्ट तैयार करना, कुछ इंटरप्रेट करना, कुछ डिसीजन लेना, उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जब एग्जाम में भी पूछे कि क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन बताओ तो यही डेफिनेशन लिखनी है, वहां और कोई डेफिनेशन नहीं लिख सकते भाई। तो स्टैटिस्टिक इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, ये नोट करना भाई।
तो सिंपल डेफिनेशन है, नोट रखना आप लोग। फिर जैसे सेकंड है व्हाट इज डेटा, तो डेटा के बारे में भी यहाँ पे भी डेफिनेशन ही बता दी कि डेटा मतलब सिंपल इंफॉर्मेशन, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन। और स्टेटिस्टिक के लिए जब डेटा की बात करते हैं तो एक प्रॉपर डेफिनेशन वाइज लिखेंगे ना कि भाई डेटा क्या है। तो द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन obtained by inspecting a variable characteristic defined on population unit or sample unit is called data। एक प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना कि डेटा मींस इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतना नहीं चलता है ना यार, ठीक है, एमसीक्यू टाइप थोड़ी है। तो डेटा के लिए पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन obtained by inspecting a variable characteristic defined on population unit or sample unit। कहते हैं कोई भी पॉपुलेशन या तो सैंपल के बेस पर, उसकी डिफाइन पर, मतलब उसके बेस पर, पॉपुलेशन और सैंपल जो पहले बताया, या तो सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या तो रेंडमली किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे डेटा कलेक्ट करना पॉपुलेशन, किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सैंपल। कोई भी बेस पे, भले आप पॉपुलेशन से या सैंपल से, किसी के भी बेस पर कोई वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करके कुछ ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। फिर से कोई पॉपुलेशन या तो सैंपल के बेस पर जो इच्छा हो डेटा कलेक्ट करने की, कोई वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक के डिफाइन पर। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि सिंपल वे में कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पर, भाई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वही अगर सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या, सपोज सबकी एज पूछ रहे हैं तो भाई एज कितनी है, या सब कौन से एरिया में रह रहे हैं वो एरिया पूछ रहे हैं, तो एरिया कौन सा है आप लोगों का, कौन से बेस पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या आप एड्रेस पूछ रहे हो, एज पूछ रहे हो, जेंडर पूछ रहे हो, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हो, क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ये सब वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बराबर। फिर से कोई पॉपुलेशन या तो सैंपल यूनिट में से कोई वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो डेटा ऑब्टेन किया जाता है, डेटा लिया जाता है, इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसे डेटा कहते हैं। बराबर। ये डेफिनेशन हिंदी में जो बताया कि पॉपुलेशन या सैंपल में से कोई वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के सेट को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, पर इंग्लिश में लिखना हो तो इस तरह से लिखेगा, द सेट ऑफ डेटा sorry the set of all the observation obtained by inspecting a variable characteristic defined on population unit or sample unit is called data। बरोबर। हाँ, आप लोग लगता है कि भाई डेफिनेशन कभी कभी जो है वो उल्टे सुलटे या क्या कुछ अजीब सी दी गई, अजीब सी नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही डेफिनेशन है, ध्यान में रखना ये। और वैसे ही दूसरी भी एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या है, बताए ना, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की एक मेथड आती है, मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरी मतलब सिंपल वे में एक फॉर्म कहलाता है कि जिसमें जो भी डेटा हमें कलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और क्वेश्चंस के बीच में आंसर लिखने के लिए जगह दी गई है। खाली क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के बीच में आंसर लिखने के लिए जगह भी दी गई है। उस फॉर्म को, उस पेज को हम क्वेश्चनरी कहते हैं, है कि नहीं। तो डेफिनेशन वाइज ऐसे कहेंगे, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी मतलब आप किस टॉपिक की स्टडी करना चाहते हो, उसके रिलेवेंट मतलब उसके हिसाब से जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं, एंड कीपिंग द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन फॉर द आंसर, और साथ में क्वेश्चंस के बीच में स्पेस रखी हुई है आंसर लिखने के लिए, तो उस पूरे क्वेश्चन की लिस्ट को हम क्वेश्चनरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कि जो भी स्टडी करनी है उस ऑब्जेक्ट, उस मकसद के हिसाब से, उस टॉपिक के रिलेवेंट जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं, कीपिंग द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन फॉर आंसर, और क्वेश्चंस के बीच में स्पेस रखा हुआ है आंसर लिखने के लिए, तो वो फॉर्म को हम लोग क्वेश्चनरी कहते हैं। रहेगा ध्यान, ये सिंपल है ना डेफिनेशन। हाँ चलो ध्यान में रखना, लिखो ये 1 2 3 तीनों डेफिनेशन अच्छी तरह से लिख लो, तो फिर उसके बाद की भी 3 डेफिनेशन देखो।
तो जैसे फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अनपब्लिश्ड डेटा, कि अनपब्लिश्ड डेटा किसे कहते हैं? भाई सीधी सी बात है कि जो डेटा पब्लिश ना किया जाता हो, जो डेटा पब्लिक के पास नहीं रखते, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो अपने पास ही डेटा संभाल के रखती है, वो अनपब्लिश्ड डेटा कहलाता है। पब्लिश्ड डेटा मतलब जो न्यूज़पेपर में आ गया, वेबसाइट पे आ गया, मैगजीन पे आ गया, पब्लिक के सामने रख दिया, वो पब्लिश्ड डेटा है। और जो डेटा पब्लिक के सामने नहीं रखा हुआ है वो अनपब्लिश्ड डेटा है, बराबर ना। ये काफी सारी संस्थाएं होती हैं जो, और काफी सारे क्या, ऑलमोस्ट हर कंपनी, संस्था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो डेटा अपने पास बचा के रखते हैं, सब पब्लिक के सामने थोड़ी रखते हैं, ठीक है ना। अपने पास डेटा रखा जाता है वो अनपब्लिश्ड डेटा होता है। ऐसा अनपब्लिश्ड डेटा रिक्वेस्ट से कलेक्ट किया जाता है, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई प्लीज ये डेटा हमें दो ना, हमें जरूर है, तो वो डेटा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं परमिशन के साथ, रिक्वेस्ट के साथ। या तो फिर कितने सारे बड़े राइटर्स होते हैं या कोई बड़े पर्सन हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई हो कि जिन्होंने अपने ऐसे लिखे हुए हैं, अपना कोई डेटा खुद कलेक्ट किया हुआ है, बराबर, कोई रिसर्च किया हुआ है उन्होंने, तो वो भी अनपब्लिश्ड डेटा होता है। कि कोई पर्सन ने खुद का रिसर्च किया हुआ है कि पब्लिक के सामने नहीं रखा हुआ, खुद के पास रखा हुआ है, ये भी एक तरह का अनपब्लिश्ड डेटा है, ठीक है। तो व्हाट इज अनपब्लिश्ड डेटा? तो सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा मे नॉट बी पब्लिश्ड, कि कुछ डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया जाता है, वो अनपब्लिश कहलाता है। सच डेटा मे बी कलेक्टेड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द अनपब्लिश्ड इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट या तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, उनके इंटरनल रिकॉर्ड में से, इंटरनल रिकॉर्ड उनके पास ही वो डेटा रहता है, वो पब्लिक के सामने थोड़ी है, तो उनके इंटरनल रिकॉर्ड में से रिक्वेस्ट करके वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो बताया ना कि रिक्वेस्ट की जाती है, परमिशन ली जाती है कि हम ये डेटा को यूज करें, और फिर उनके इंटरनल रिकॉर्ड में से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं अनपब्लिश्ड डेटा। And also some data may be drawn from the research paper, article, essays, etc. पता है ना, कोई कंपनी होती है, कोई पर्सन है जो पीएचडी वगैरह कर रहा है या क्या है, तो उनके खुद के रिसर्च पेपर होते हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं, कोई ऐसे लिखे हुए होते हैं जो पब्लिक के सामने नहीं रखते, तो ऐसी चीजें भी अनपब्लिश्ड डेटा कहलाती है, और रिक्वेस्ट करके उनसे वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रहेगी बात ध्यान, ठीक है। तो अनपब्लिश डेटा, सिंपल दो चीजें याद रखना भाई, तो भाई जो डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है वो अनपब्लिश है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन किसी से भी रिक्वेस्ट करके वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उनके इंटरनल रिकॉर्ड में से। रहेगी ना बात ध्यान, हाँ नोट करना बेटा। फिर दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? तो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन वेराइज होती रहती हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। जो वेराइज हो, अलग अलग होती रहती हो, सबके लिए सेम ना हो। कि जैसे अगर यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं और उन बच्चों से पूछा जाए कि भाई आप लोग कौन कौन से एरिया में रहते हैं, तो सबका आंसर सेम होगा? नहीं, ये जो एरिया है वो टॉपिक सेम है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो सबकी अलग अलग होगी। कोई कौन से एरिया में है, कोई कौन से एरिया में, कोई कौन से एरिया में होंगे, होगा कि नहीं? तो जो इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन, यूनिट टू यूनिट चेंज होती रहती है, वेराइज होती रहती है, वो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है। A characteristic that varies from unit to unit of a population or sample is called variable characteristic. कोई भी पॉपुलेशन हो या सैंपल हो, बताया ना, सबसे पूछ रहे हो या कुछ से पूछ रहे हो, कोई भी पॉपुलेशन या सैंपल के हर यूनिट, यूनिट टू यूनिट, हर यूनिट, हर पर्सन में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक वेराइज होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर वेराइज होती जा रही है, चेंज होती रह रही है, तो उसे हम वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आई नो बात ध्यान, ठीक है ना। जैसे इट कैन बी आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। हाँ, जो ये होता है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। सामने 50 लोग बैठे हुए और सबसे एज पूछी जाए तो सबकी एज सेम नहीं होगी, अलग अलग आएगी, वो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, बराबर। जो सेम आ जाए वो तो कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो वेराइज होता रहे। जैसे एज पूछी जाए तो एज को नंबर में लिख सकते हैं, उसे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक या न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं, बराबर ना। वो न्यूमेरिकल वेरिएबल कहलाता है। भाई एज पूछो तो वो सब नंबर में बताएंगे, सबकी अलग अलग होगी,
बराबर। या कुछ नॉन न्यूमेरिकल होती है कि जैसे अगर सबका एरिया पूछे कि वो कौन सा एरिया में रहता है, रेसिडेंटल एरिया पूछा जाए, तो उसमें नंबर नहीं कहेंगे वो, ठीक है ना, वो नाम कहेंगे, तो वो नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं। ध्यान देना, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल वेरिएबल ही कहते हैं, और नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। पक्का? तो जो इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन वेराइज होती रहती हो उसे वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और उसी में ही एट्रीब्यूट, सेकंड क्वेश्चन ही वही है हमारा, व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो इसमें बताया कि कोई भी नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उसे एट्रीब्यूट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एन एट्रीब्यूट इज एन क्वालिटेटिव वेरिएबल विच इज नॉन न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल अभी बताया ना, जो बदलता रहता हो, जो वेराइज होता रहता हो, और क्वालिटेटिव जो वर्ड्स में लिखा जाता है, नंबर में नहीं, नंबर में हो उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। तो an attribute is a qualitative variable which is non numerical, क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, उसे नंबर में लिखा जाता नहीं है, ठीक है ना, उसे नंबर में नहीं लिख पाएंगे, उसे जो है वो वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है प्रोफेशन, किसी से प्रोफेशन पूछा जाए तो कोई कहेगा भाई मैं डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई लॉयर, कोई टीचर, तो ये तो सब वर्ड्स में ही बताएंगे ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, नंबर में थोड़ी मिलेगी, ये एट्रीब्यूट है। मैरिटल स्टेटस, कोई कहेगा भाई मैरिड, अनमैरिड, वर्ड्स में ही आता है। लेवल ऑफ एजुकेशन, तो कहेगा कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई जो है वो अंडर ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, अलग अलग उसकी रहेगी, तो वर्ड्स में ही बताया जाएगा। या जेंडर, मेल फीमेल, ये भी सब वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो जैसे नंबर में नहीं लिखा जाता हो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। बता रही है ध्यान? पक्का ना? ध्यान रहेंगे ये पॉइंट्स? हाँ, चलो अच्छी तरह से इसे नोट कर लो। और आज जैसे हमने सेक्शन ए, बी और सी देखे ना, ये तीनों पॉइंट हमने देखे, अब सेक्शन डी और ई वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।